अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा यूनिट स्टार्ट हो रहा है वो है जी यूनिट नंबर 11। डियर स्टूडेंट्स, जो यूनिट नंबर 11 है वो है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज कुछ जनरल ट्रेंड डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो आज का पहला टॉपिक रहेगा स्टूडेंट वो है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं जी आज हम लोग इन प्रॉपर्टीज को। आज जो फर्स्ट टॉपिक हमारा जाएगा वो जाएगा जी एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। तो इट इज द एवरेज डिस्टेंस, इट इज द एवरेज डिस्टेंस between the center of nucleus of atom, to its outermost shell of electron। outermost shell को हम लोग पेनल्टीमेट या वैलेंस शेल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल या पेनल्टीमेट शेल। तो स्टूडेंट आई होप सो कि आपकी बात क्लियर होगी। इसमें जो की पॉइंट हमारे पास है स्टूडेंट, जरा गौर कीजिएगा। इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट में बात याद रखनी है स्टूडेंट, हम लोग एटॉमिक रेडियस को ना एब्सोल्युटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। हमारे पास एक्स रे डिफ्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये वेरियस टेक्निक्स हैं जिनसे बॉन्ड लेंथ जो है वो निकाली जाती है किसी भी एटम की। तो ये एवरेज वैल्यू होती है स्टूडेंट। अब जो नेक्स्ट टर्म्स हमारे पास आ रही हैं उनमें शामिल है कोवलेंट रेडियस। नाम से पता लग रहा है कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो लेट्स सी कि कोवलेंट रेडियस क्या होता है। इट्स वेरी सिंपल, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस between two successive nuclei of two covalent bonded atoms. Two covalent bonded similar atoms in a molecule। इसकी हम लोग एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि मेरे पास एक या दूसरा एटम है, मेरे पास ये भी ए है, ये भी एटम है स्टूडेंट। इनका जो स्टूडेंट डिस्टेंस हमारे पास है यहाँ तक का, ठीक है स्टूडेंट, जो ये वाला डिस्टेंस है स्टूडेंट, ये वाला, ये इस एटम का रेडियस होगा। जो भी हमें ए होगा वो इस एटम का रेडियस होगा। तो जो लेंथ है हम लोग इसको बेसिकली कोवलेंट रेडियाई का नाम देंगे। आप ये भी कह सकते हैं
covalent radii equals to 1/2 internuclear distance, ठीक है जी, बिटवीन टू कोवलेंट बॉन्डेड एटम। आप इसको 1/2a भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो ये आ रहेगा फॉर्मूला हमारे पास इसका। अब स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे वॉन्डर वॉल रेडियस की। ये टर्म आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। वॉन्डर वॉल रेडियस, लेट्स सी स्टूडेंट, ये वॉन्डर वॉल रेडियस क्या होता है स्टूडेंट? इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, इट इज द half of the distance between the nuclei। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड adjacent atom, belonging to two neighboring molecule of element in the solid state, मिसाल के तौर पे मैं दोबारा इस डेफिनेशन को रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट। इट्स वेरी सिंपल, हाफ ऑफ द डिस्टेंस न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एडजेसेंट एटम, और ये सॉलिड स्टेट में होंगे स्टूडेंट्स। अगर मैं आप एग्जांपल शेयर करूं आपसे, सपोज कर लें ये मेरे पास ये कुछ बॉन्ड्स है, ठीक है स्टूडेंट, ये दो मॉलिक्यूल्स मेरे पास है स्टूडेंट। इसके न्यूक्लियस से लेकर इसके न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होगा मेरे पास, ये डिस्टेंस कहलाएगा वॉन डर वाल डिस्टेंस। इसको इंडिकेट करेंगे RVW से। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो है डिस्टेंस हो रहेगा मेटालिक रेडियस। Let's see. Student, it is the half of the distance. It is the half of the distance between any two successive nuclei of two adjacent metal atom in a closely packed crystal lattice. In a closely packed crystal lattice. तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास ये जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट ऑफ मेटल एटम्स, और शर्त क्या है स्टूडेंट? क्लोजली पैक्ड हो, क्रिस्टल लेटिस हो और ये क्लोजली पैक्ड भी हो। स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारे पास आ रही है वो हमारे पास है आयोनिक रेडियस की। लेट्स सी अबाउट द आयोनिक रेडियस। Let's see the definition. It is the effective
इफेक्टिव डिस्टेंस। स्टूडेंट इफेक्टिव डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई of an ion up to which it has an influence over electronic cloud। तो स्टूडेंट आप ये भी कह सकते हैं कि एक आयन का अपने न्यूक्लियस से लेके जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड खत्म हो रहा है उसका आयन बनने के बाद, तो उसका आयनिक रेडियस है। स्टूडेंट एक बात याद रखने वाली है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है, ये आपने रिमेंबर रखना है। ठीक है स्टूडेंट, लेट्स सी द रिमेंबरिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा जो रेडियस हमारे पास रहेगा वो रहेगा मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस ग्रेटर किससे रहेगा जी? एन आयोनिक रेडियस से। और एन आयोनिक रेडियस स्टूडेंट ग्रेटर रहेगा वॉन्डरवॉल रेडियस से। वॉन्डरवॉल रेडियस ग्रेटर रहेगा स्टूडेंट कोवलेंट रेडियस से। एंड सबसे कम डिस्टेंस किसका होगा स्टूडेंट? कैटायनिक रेडियस का। कैटायनिक रेडियस का। स्टूडेंट अब हम जिस टर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं इन डिटेल वो है हमारे पास एटॉमिक साइज। फर्स्ट ऑफ ऑल we know about the definition, the half of the distance between nuclei of two adjacent atoms. So we know about that the unit of atomic size, which is picometer, also a nanometer, and also the angstrom. You know that 1 picometer, which equals to 10 raised to power minus 10 meter, and 1 angstrom equals to 10 raised to power 10 meter, and whereas 1 nanometer equals to 10 raised to power minus 9 meter. स्टूडेंट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक डायमीटर। अगर आप एटॉमिक डायमीटर को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या निकल आएगा स्टूडेंट? आपके पास निकल आएगा एटॉमिक रेडियस। आप ये सब बात जानते हैं कि हम लोग एटॉमिक रेडियस को प्रिसाइजली डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसकी पॉसिबिलिटी एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम नेवर एग्जैक्टली जीरो इवन अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। फिर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की प्रोबेबिलिटी है जिसकी वजह से हम लोग एटम का साइज प्रिसाइजली डिटरमाइन नहीं कर सकते। हम लोग स्टूडेंट बात करेंगे, आप देख सकते हो कि एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट? ये हमारे पास रहेगा जी डायमीटर। हम लोग जो इसको हाफ कर देंगे स्टूडेंट तो ये निकल आएगा हमारे पास एटॉमिक रेडियस। लेट्स सी स्टूडेंट across when we move across the period and what is the trend here? It decreases left to right। देखो ना जरा गौर करो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, when you move left to right you can see that कि जो एटम का साइज है वो छोटा होता जा रहा है। इसकी वजह क्या स्टूडेंट? इसकी वजह है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्टूडेंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए मैं एक लफ्ज लिख रहा हूँ ZeFF। जो ZeFF है ना स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या बाज दफा इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो ZeF है ये बराबर होता है Z माइनस सिग्मा। जो सिग्मा मेरे पास है ना स्टूडेंट, ये वाला सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं कि हमने माइनस कर देना है किसमें से? जी में से। स्टूडेंट जी हमारे पास यहाँ पर क्या है? जो जी है ना स्टूडेंट ये हमारे पास है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। और जो सिग्मा स्टूडेंट हमारे पास था ये था स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं इसको। इट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट।
अच्छा स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे थे कि व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिल्डअप हो जाएगी न्यूक्लियस की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। मूविंग ऑन स्टूडेंट, अगर हम लोग स्टूडेंट डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ना, तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर एटॉमिक जो रेडियस है स्टूडेंट वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। सॉरी, एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होना शुरू होता है। इट विल बी इंक्रीजेस। अब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने की वजह क्या स्टूडेंट? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने की वजह है कि आपके पास जो नंबर ऑफ शेल्स है ना स्टूडेंट, ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट, अगर आयनिक रेडियस की बात की जाए तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है, तो तब उसका जो रेडियस हम लोग डिटरमाइन करेंगे इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। स्टूडेंट, आयनिक रेडियस हमारे पास दो तरह का है, वन इज अ कैटायनिक रेडियस एंड अदर वन इज अ एनायनिक रेडियस। कीप इन माइंड, जो कैटायनिक रेडियस है वो हमेशा स्मॉलर रहेगा अपने न्यूट्रल एटम से, और ये तभी बनेगा जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो कैटायनिक रेडियस है वो डिक्रीज होगा। सो कीप इन माइंड, जो कैटायनिक रेडियस है इट विल बी डिक्रीजेस। फिर आगे चलते हैं। फिर एटम और आयनिक रेडियस जो अल्कली मेटल्स के लिए हैं, इफ यू नोटिस देयर वी हैव लिथियम, lithium ion, sodium to sodium ion, potassium to potassium ion, rubidium to rubidium ion, cesium to cesium ion। दोनों का ट्रेंड सेम है, लेकिन सिर्फ रेडियस का फर्क है, क्योंकि जो कैटायनिक रेडियस है वो अपने एटम से छोटा है, ऑरिजिनल एटम से कम होता है। स्टूडेंट, एनायनिक रेडियस की बात करेंगे, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस वक्त जो उसका रेडियस होगा उसके न्यूक्लियस से लेकर उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तक, वो रेडियस क्या कहलाएगा? एनायनिक रेडियस। कीप इन माइंड, जो एनायनिक रेडियस है वो लार्जर होता है अपने न्यूट्रल एटम से, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स तक। आप अगर हैलोजेंस को देखें तो इसका एनायनिक रेडियस ग्रेटर है अपने पेरेंट एटम से। स्टूडेंट, कैटायनिक रेडियस हो या एनायनिक रेडियस हो, व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट इट विल बी डिक्रीजेस। तो दोनों के दोनों क्या करेंगे? दे आर द ग्रेजुअल डिक्रीज। आप देख सकते हैं लिथियम टू लिथियम आयन, सोडियम टू सोडियम आयन, पोटेशियम टू पोटेशियम। डाउन द ग्रुप अगर मूव देखेंगे डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, चाहे कैटायनिक हो चाहे फिर एनायनिक हो। लिथियम आयन टू पोटेशियम आयन इंक्रीज हो रहा है। Similar student, fluoride ion to bromide ion, it will be also increases. आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का आपका कंसेप्ट है। अब आपने मुझे ये बताना है कि N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव में से सबसे ज्यादा या लार्ज रेडियाई किसका है? इसी तरह से सोडियम आयन में से, मैग्नीशियम आयन एंड एल्यूमिनियम आयन, आपने ये बताना है कि स्मॉलर रेडियाई किसका है। ये आपके लिए एमसीक्यू आ गया एक। जो टॉपिक हमारे पास रहेगा वो रहेगा हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। एज यू नो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट। स्टूडेंट, जिसका यूनिट है वो किलो जॉल में रहेगा। इनके कुछ फैक्टर्स हैं, आयोनाइजेशन के एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट, नेचर ऑफ ऑर्बिट एंड द न्यूक्लियर चार्ज। स्टूडेंट्स, इन फैक्टर को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चलें। ये फैक्टर्स एक्सप्लेन करते हम लोग चलते हैं ताकि हमें मजीद कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए। स्टूडेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी का और एटॉमिक रेडियस का आपस में इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह से स्टूडेंट, न्यूक्लियर चार्ज का आयोनाइजेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। शील्डिंग इफेक्ट का भी आयोनाइजेशन के साथ स्टूडेंट इनवर्स रिलेशन रहेगा। नेचर ऑफ ऑर्बिट स्टूडेंट हमारे पास है S P
डी एंड एफ। एस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको मैक्सिमम एनर्जी चाहिए और एफ में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए। स्टूडेंट, एक चीज़ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसका डायरेक्ट ताल्लुक स्टेबिलिटी के साथ है और स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन रिएक्टिविटी के साथ है। रिएक्टिविटी के साथ आप ये कह सकते हैं कि जितनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी एलिमेंट की स्टेबिलिटी कम, और जितनी स्टेबिलिटी कम होगी उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अगर स्टूडेंट आपके पास हाईली आयोनाइजेशन एनर्जी है तो वह हाईली स्टेबल होगा और रिएक्टिव कम होगा। अल्कली मेटल्स के लिए स्टूडेंट, अल्कली मेटल्स के लिए, फॉर अल्कली मेटल्स हमारे पास जो अल्कली मेटल है विच इज ग्रुप नंबर 1 है, इसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम एलिमेंट्स होंगे। तो इनके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये लोएस्ट होती है, तो इनकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो ये हाईली अनस्टेबल होंगे स्टूडेंट ये। और जो चीज़ हाईली अनस्टेबल है उसका रिएक्टिविटी का क्या रहेगा रिलेशन? इनवर्स। हाईली अनस्टेबल है और रिएक्टिविटी का इनवर्स रिलेशन। आगे नहीं चलते स्टूडेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखते हैं स्टूडेंट। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है इन अ ग्रुप और इंक्रीज करती है पीरियड में। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करने की वजह क्या है? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा होता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होता है। एंड स्टूडेंट, अक्रॉस द, अगर हम पीरियड की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड। वजह क्या है इसकी? क्योंकि जो एटॉमिक साइज है स्टूडेंट वो डिक्रीज होना शुरू होता है और स्टूडेंट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट, अगर अल्कली मेटल का केस देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही हो रही है। तो कुछ एक्सेप्शन हमारे पास हैं, वो भी देख लेते हैं। इन द केस ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन, हम लोग पीरियड की बात करें स्टूडेंट, अगर आप देखें बेरिलियम और बोरॉन में एक एनोमली आ रही है। होना तो बोरॉन का आयोनाइजेशन ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन है बेरिलियम की। स्टूडेंट, इसकी जो वजह बनती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्टूडेंट, अगर आप गौर करें तो बेरिलियम के एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और बोरॉन के पी में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो कम्प्लीटली फिल्ड है स्टूडेंट वो ज़्यादा स्टेबल होगा और जो पार्शियली फिल्ड है वो लेस स्टेबल होगा। और स्टूडेंट, जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी। एक और केस आ रहा स्टूडेंट नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन O से ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है? पी में 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पी में 4। तो पी में 3 इलेक्ट्रॉन इंडिकेट करता है हाफ फिल्ड सब शेल्स को या हाफ फिल्ड पी को, और जो पी में 4 है इट्स अ पार्शियल फिल्ड, पार्शियल फिलिंग को शो करता है। तो कीप इन माइंड, सबसे ज़्यादा स्टेबल कंप्लीटली फिल्ड, देन स्टूडेंट हाफ फिल्ड एंड फिर स्टूडेंट पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ग्रेटर होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। स्टूडेंट, इसका बेसिक रीजन है इम्बैलेंस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो का होना। आई होप कि आपको आयोनाइजेशन एनर्जी क्लियर हो चुका होगा। एक मेरे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं रेलेवेंट टू आयोनाइजेशन एनर्जी। इफ यू नोटिस द केस ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन कम है सेकंड से और सेकंड कम है किसी थर्ड से। तो सबसे ज़्यादा थर्ड आयोनाइजेशन, फिर सेकंड और फिर स्टूडेंट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगी। स्टूडेंट, एक और चीज़ है, इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे? स्टूडेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी हमें वैलेंसी एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, और स्टूडेंट आयोनाइजेशन एनर्जी का मेटालिक कैरेक्टर एलिमेंट के साथ आप ये समझ लें कि रिलेशन है। मिसाल के तौर पे जो मेटल्स हमारे पास हैं इनकी लो होगी आयोनाइजेशन। जो स्टूडेंट नॉन मेटल्स हमारे पास हैं, नॉन मेटल्स की आयोनाइजेशन हाई रहने वाली है।
और स्टूडेंट जो मेटलॉइड्स हैं स्टूडेंट, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी मॉडरेट रहने वाली है. दे हैव द मॉडरेट आयोनाइजेशन एनर्जी. तो इसको मेटालिक इंडेक्स कहा जाएगा. अब आई होप हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की. अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन स्टूडेंट, जो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास है, जब भी कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो स्टूडेंट वो क्या होगा, इसका हमारे पास ये मेल्टिंग पॉइंट. और बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट, जब कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होगा वो इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा. अब स्टूडेंट आपने जो बात याद रखनी है वो इनका ट्रेंड है. इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है स्टूडेंट, इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ग्रुप 1A से लेके ग्रुप नंबर 4A तक नॉर्मली, और इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन 5A to 8A. कीप इन माइंड स्टूडेंट, सिमिलर द सेम प्रॉपर्टी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप 1A to ग्रुप नंबर 4A, and decrease from again top to bottom, increase from top to bottom 5A to 8A. अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो अप टू मिडिल तक, मतलब 4A तक ये इंक्रीज करेगा, उसके बाद ये डिक्रीज करना शुरू कर देगा. सिमिलर स्टूडेंट, ये इंक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट, उसके बाद अप टू मिडिल तक, उसके बाद ये डिक्रीज करना शुरू कर देगा. स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट और हाइड्रेशन एनर्जी, मैं तीनों इकट्ठे डिस्कस कर रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, the ease with which the electric current pass through any element is known as electrical conductance. Metal are the conductor, non-metal are the non-conductor. इसका यूनिट साइमन्स है. और पीरियोडिक टेबल में when you move left to right, the electrical conductance decreases. And the group when you move top to bottom, the electrical conductance increases. Talk about the oxidation state. The charge with a sign which is carried with the compound, like Na+1 Cl negative, that is called oxidation state. It increases left to right, और ये जो ग्रुप में ये सेम रहेगी स्टूडेंट. हाइड्रेशन एनर्जी की बात की जाए, द अमाउंट ऑफ हीट absorb or evolve when 1 mole of gaseous ion dissolve in water. When you added H ion into water, it become hydronium ion, and the energy released is 1075 kilojoule per mole. When you move left to right, it will be increases, and when you move top to bottom, it will be decreases. आपके लिए एक मैंने बड़ा आसान काम कर दिया, मैंने पूरी समरी इकट्ठी कर दी है. अगर इस टेबल को आप मेमोराइज कर लो या लिख लो तो आपको ये सारे कैरेक्टर आसानी से याद रह जाएंगे. स्टूडेंट, आपने इनकी डेफिनेशन पे फोकस करना है, आपने इनको ट्रेंड को फोकस करना है, इनकी मेजरमेंट्स को. तो आई होप कि आपको ये चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी. मुझे आपने इस समरी टेबल का रिव्यू लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है. मुझे आपने लाजमी शेयर करना है कि क्या ये टेबल आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं. अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं स्टूडेंट. हम लोग बात करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की. जी स्टूडेंट, हम लोग इसकी बात करेंगे स्टूडेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, which is the group number 2. ये स्टूडेंट हमारे पास ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 2A है, ये सेकंड है हमारे पास. अब कौन कौन से एलिमेंट है हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट. इसमें शामिल है स्टूडेंट एलिमेंट्स हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. स्टूडेंट, इन सब एलिमेंट्स की मैं आपसे प्रॉपर्टीज को शेयर करने वाला हूँ. तो उसके लिए मुझे इसको रोज एंड कॉलम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. पहले हम लोग मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं आपसे. तो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा मैं प्रॉपर्टी इनकी, और लेट्स सी कि इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी आज हमें सीखने को मिलेगी. तो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगी इसकी प्रॉपर्टी.
स्टूडेंट मैं पहली प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ इसका एटॉमिक वेट। एटॉमिक weight. As you know, beryllium has 9.01 atomic weight. Magnesium has 24.31. Calcium has 40.08. Strontium has 87.62. Barium has 137.34 and radium has 226. स्टूडेंट अब मैं बात करूंगा इसके मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा सेल्सियस में। बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट 1277, मैग्नीशियम का 650, कैल्शियम का 838, स्ट्रोंशियम का 763, बेरियम का 714 एंड रेडियम का हमारे पास रहेगा 700। अब स्टूडेंट में लेके चलूंगा इसकी डेंसिटी को। द डेंसिटी ऑफ बेरिलियम इज 1.84. The density of magnesium is 1.74. The density of calcium is 1.55. Density of strontium is 2.54. When you see that atomic mass increase कर रहा है तो इसकी density भी increase करती जा रही है। Moving on student, अब मैं बात करूंगा इसके boiling point की। The boiling point of group number 2A in Celsius. It has 2770 boiling point. Magnesium has 1107, calcium has 1440, strontium has 1380 and the barium has 1610. So रेडियम का जो है वो अनडिफाइंड है मेरे पास। अगर मैं रेडियस की बात करूं, नो डाउट कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज ही करना चाहिए। तो कितना एटॉमिक रेडियस होगा? लेट्स सी द एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स। The radius of beryllium is 1.12. It is an angstrom. 1.12 angstrom. The radius of magnesium is 1.60 angstrom. The radius of calcium is 1.97 angstrom. Strontium का रहेगा 2.15 and the radius of barium is 2.22. It is also undefined. अब फिर मैं बात करूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी की। The ionization energy of, मैं फर्स्ट की बात करने वाला हूँ। The ionization of beryllium is 899.5, which means almost 900. Magnesium के लिए रहेगी स्टूडेंट 737, कैल्शियम के लिए रहेगी 590, स्ट्रोंशियम के लिए 547, बेरियम के लिए स्टूडेंट 502 एंड रेडियम के लिए 509.4। स्टूडेंट इन सबका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट इज +2। ये सारे ग्रुप में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले हैं। स्टूडेंट अगर मैं फ्लेम की बात करूं, ये आपके प्रैक्टिकल में बड़ा काम आएगा। फ्लेम कलर की बात की जाए तो बेरिलियम का कोई फ्लेम कलर नहीं है, कोई फ्लेम कलर नहीं है। मैग्नीशियम का कोई फ्लेम कलर नहीं है। कैल्शियम का अलबत्ता हमारे पास जो है वो ब्रिक रेड है, ब्रिक रेड कलर है स्टूडेंट इसका। अगर स्टूडेंट हम लोग बात करें फ्लेम कलर ऑफ, जी सर कैल्शियम की बात करें स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन कलर होगा, क्रिम्सन कलर होगा इसका स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट बात करें हम लोग जो हमारे पास स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम की, तो ये एप्पल ग्रीन कलर होगा स्टूडेंट इसका, एप्पल ग्रीन फ्लेम होगा इसका स्टूडेंट। और स्टूडेंट हमारे पास जो रेडियम है इसका रेड कलर होगा हमारे पास। तो स्टूडेंट ये कुछ प्रॉपर्टीज थी रिगार्डिंग द सेकेंड ग्रुप या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट अब हम लोग बात करने वाले हैं इनके रिएक्शंस की। रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, रिएक्शंस विद ऑक्सीजन। लेट्स सी इट। जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 2A के स्टूडेंट, जब ये रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनेंगे स्टूडेंट? ये बनाएंगे मेटल ऑक्साइड्स। स्टूडेंट इन सब एलिमेंट्स का जो
ऑक्सीडेशन स्टेट और +2 रहने वाला है. लेट्स से इफ वी हैव बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट. जब स्टूडेंट ये एलिमेंट रिएक्ट करेंगे O2 के साथ, तो स्टूडेंट ये प्रोड्यूस करेंगे हमारे पास, लेट्स सी, इट प्रोड्यूसेस बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड. स्टूडेंट डाउन द ग्रुप ना, इनकी जो बेसिसिटी है वो इंक्रीज होगी. आई एम राइटिंग हियर, जो बेसिसिटी है इनकी, ये बेसिसिटी है इंक्रीज होगी स्टूडेंट्स की. आई थिंक मैं इसका स्पेलिंग गड़बड़ कर गया हूँ. GBASICITY, बेसिसिटी इंक्रीज करेगी स्टूडेंट्स की. स्टूडेंट एक और बात, जो ऑक्साइड्स हैं ये ऑब्टेन्ड होंगे, दे आर ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन. दे ऑब्टेन्ड जी स्टूडेंट बाय थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन. किस किस के? ऑफ कार्बोनेट्स के थर्मल डिकम्पोजिशन के नतीजे मिल सकते हैं हमें, नाइट्रेट्स के, इसके अलावा स्टूडेंट हाइड्रोक्साइड्स के एंड स्टूडेंट सल्फेट्स के. इनके डिकम्पोजिशन के बाद हमें इनके ऑक्साइड्स मिलते होते हैं. स्टूडेंट मैं कुछ रिएक्शंस को डिस्कस करने जा रहा हूं. लेट्स सी इट. द टॉपिक इज रिएक्शंस. इफ यू सी स्टूडेंट, हमारे पास है बेरिलियम. अगर मैं बेरिलियम को रिएक्ट करवाता हूँ ऑक्सीजन के साथ एट 800 डिग्री सेल्सियस, तो स्टूडेंट ये बनाएगा BeO, बेरिलियम ऑक्साइड, जो कि इनसॉल्युबल भी है, M4 टेरिक ऑक्साइड्स भी है, इज आल्सो M4 टेरिक ऑक्साइड. एंड स्टूडेंट ये कोवलेंट नेचर का है, इट इज द कोवलेंट नेचर. कौन स्टूडेंट? बेरिलियम ऑक्साइड की बात हो रही है. अगर स्टूडेंट मैग्नीशियम की बात करें, अगर मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया जो O2 के साथ, तो स्टूडेंट ये प्रोड्यूस करेगा 2MgO. और अगर स्टूडेंट मैग्नीशियम को एक्सेस ऑफ एयर में रिएक्ट कराया जाए, तो इट कैन बी प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस Mg3N2. स्टूडेंट ये जो मैग्नीशियम नाइट्राइड बना मेरे पास, इस मैग्नीशियम नाइट्राइड को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करा दूं, तो बड़ा विग्रस रिएक्शन इसका होगा. और इस विग्रस रिएक्शन में बनेगी अमोनिया 2 मोल्स और बनेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, विच इज कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो स्टूडेंट ये जो MgO मेरे पास है ना, ये वाला MgO, इसके बारे में याद रखिएगा, ये भी इनसॉल्युबल है, ये बेसिक ऑक्साइड है, एंड स्टूडेंट ये आयोनिक भी है. कीप इन माइंड, ये Mg इज अ आयोनिक ऑक्साइड. इसी तरह से स्टूडेंट अगर हमारे पास कैल्शियम है, अगर मैं कैल्शियम को O2 के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, ये प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम ऑक्साइड. अगर स्टूडेंट स्ट्रोंशियम को O2 के साथ रिएक्ट करवाया जाए, तो ये बनाएगा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड. इसी तरह से अगर बेरियम को रिएक्ट करवाया O2 के साथ जाए, तो ये बनाएगा स्टूडेंट पास, ये स्टूडेंट ये बनाएगा BaO2, विच इज कॉल्ड पेरोक्साइड. ठीक है स्टूडेंट. ये स्टूडेंट जो कैल्शियम का ऑक्साइड बना है ना, ये सॉल्युबल होता है पानी में. स्टूडेंट ये भी बेसिक नेचर का है, और ये भी एक तरह का आयोनिक ऑक्साइड ही हमारे पास है. ये जितने भी मैंने आपको रिएक्शन करवाए स्टूडेंट, ये सारे के सारे रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ थे.
अब स्टूडेंट में लेके चलूंगा कुछ रिमेम्बरिंग पॉइंट जो आपको याद रखने हैं स्टूडेंट। यहां से एमसीक्यू पूछ सकता है स्टूडेंट आपसे। इन पॉइंट्स के सामने मैं लिस्ट बना रहा हूं, थोड़ा सा बोल्ड कर दूं। लेट्स सी द फर्स्ट 5 पॉइंट्स। स्टूडेंट जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है, सेकंड ए के जो मेटल्स हमारे पास है स्टूडेंट, ये स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे ये। इसी तरह से स्टूडेंट इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होंगे, किससे? 1A से। दे हैव ग्रेटर melting point and boiling point than 1A। इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो कैल्शियम आयन है इस ग्रुप में, और स्टूडेंट जो मैग्नीशियम आयन है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है क्लोरोफिल के, तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसी तरह स्टूडेंट जो बेरियम और रेडियम है, यहाँ पर बेरियम एंड रेडियम, स्टूडेंट ये बनाएंगे ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड स्टूडेंट बनाएंगे? ये गैस कर सकते हैं स्टूडेंट आप? ये बनाएंगे पर ऑक्साइड। जब ये O2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये पर ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास इस पूरे ग्रुप में जो BeO है, बेरियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिर्फ यही इनसॉल्युबल हैं। बाकी जितने भी ऑक्साइड्स बनेंगे स्टूडेंट वो सॉल्युबल रहेंगे। तो स्टूडेंट ये ग्रुप 2 से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए। अब स्टूडेंट मैं आपसे शेयर करने वाला हूं इनके रिएक्शन वाटर के साथ। लेट्स सी स्टूडेंट रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, let's see the first reaction. The reaction of beryllium. बेरिलियम पानी के साथ क्या करेगा स्टूडेंट? ये मुझे आप बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ, तो स्टूडेंट ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस। व्हेन मैग्नीशियम react with steam या hot water, it produces magnesium oxide and H2 gas. And friend keep in mind ये हमारे पास weak base होती है, weak base, but other are strong bases। कैल्शियम की बात की जाए, जब कैल्शियम को हम लोग पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे स्टूडेंट, तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, जो कि उड़ जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड व्हाट? लाइम वाटर। तो स्टूडेंट इसी तरीके से जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगी ग्रुप 2 की, तो क्या बनाएगी स्टूडेंट? मेटल हाइड्रोक्साइड नॉर्मली, और H2 गैस प्रोड्यूस करेगी। स्टूडेंट जिस तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैंने क्या बोला इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मुझे आप बताएंगे ये जो BaOH ट्वाइस है, इसे क्या बोलेंगे? ये मुझे आपने कमेंट्स में बताना है कि इसे क्या कहा जाएगा। स्टूडेंट कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है रिगार्डिंग द MCQ। लेट्स सी। पहली बात स्टूडेंट, जो सॉल्युबिलिटी हमारे पास थी, सॉल्युबिलिटी ऑफ
hydroxide increases down the group, increases down the group, आपने इसका ऑर्डर नोट कर लेना है। मतलब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड देन बेरियम हाइड्रोक्साइड। जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है ये पानी में सबसे ज्यादा हल होगा। फिर स्टूडेंट हमारे पास solubility of salt with greater molar mass decreases. So solubility of carbonates, एक और बात याद रखिएगा, solubility यहां से हमसे क्या आ सकता है स्टूडेंट, कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स ये डिक्रीज करेंगे स्टूडेंट, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखने हमने, ये रिमेंबरिंग पॉइंट है। अगर हमारे पास डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा किससे हो स्टूडेंट, लेटेस्ट एनर्जी से, देन जो हमारा सॉल्ट होगा वो सॉल्युबल रहेगा। अगर स्टूडेंट हमारी जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये लेसर किससे हो जाए, लेटेस्ट एनर्जी से, तो हमारा सॉल्यूशन क्या रहेगा, इनसॉल्युबल, इट विल बी इनसॉल्युबल। और अगर स्टूडेंट लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों बराबर हो जाएं तो फिर स्टूडेंट ये रहेगा हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। आई होप कि स्टूडेंट आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी, साथ साथ मुझे आपने इसका फीडबैक भी देना है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही था। मज़ीद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलामु अलैकुम।